हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 24 दिसंबर 2024 के दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज समाचार क्या बल्कि मुद्दे हैं, जिसमें से पहला है कि बांग्लादेश द्वारा अपने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण को मामला। हाल ही में यानी कल जो है बांग्लादेश के विदेश मंत्री या विदेश सचिव विदेश सलाहकार जो है वहाँ पे, जिसे डिफेक्टो विदेश मंत्री कह सकते हैं, उसके द्वारा कहा गया कि बांग्लादेश सरकार ने या बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। तो इसको समझेंगे कि क्या मामला है, किस तरह से प्रत्यर्पण किया गया है भारत बांग्लादेश को लेकर प्रत्यर्पण संधि क्या है और क्या भारत प्रत्यर्पण से रोक सकता है या नहीं रोक सकता है। ठीक है। दूसरा मुद्दा है ये प्रोफेसर अशोक गुलाटी हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मार्केट इकोनॉमी को लेकर काफ़ी इनका रिसर्च है, काफ़ी अच्छा रिसर्च है कि ये इनका है कि किसानों को कैसे बेहतर मार्केट का लाभ मिल सके। इसको लेकर वो काफ़ी अपना सुझाव देते रहते हैं। मैं चूँकि पढ़ाता भी हूँ क्योंकि ये बेहतर होता है। इस बार इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, अपना ओपेड ओपिनियन लिखा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जैसे अब बजट आगामी 25-26 आने वाला है। ठीक है। और जब बजट आने वाला होता है, हालांकि फरवरी में आएगा, जब आने वाला होता है तो उस दौरान बजट के पूर्व वित्त मंत्री कई सारी चर्चाएं कर रहे होते हैं, अनेक क्षेत्रों से कई तरह से सुझाव ले रहे होते हैं। तो इनका कहना है कि बजट में ऐसा क्या होना चाहिए जो भारत में किसानों और कृषि दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो। तो उसको लेकर इन्होंने कई सारे सुझाव दिए हैं, उसको हम देखेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण सुझाव है, समझने की कोशिश करेंगे। तो आज ही केवल दो ही मुद्दा है, इन्हीं दो मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। देखिए, कुछ दिन पहले वहाँ के राष्ट्रपति का कहना है कि हमें इनका इस्तीफा नहीं मिला है, और इन्होंने एक अभी हाल फिलहाल में 10-15 या 1 महीने पहले इन्होंने 15-20 दिन पहले जब इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जब चुने जाने पर अपना बधाई संदेश दिया था, तो ब्रैकेट में प्रधानमंत्री लिखा था, अवामी लीग के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री बांग्लादेश शेख हसीना। और हम अभी क्यों मान लें कि जो वहाँ की सरकार है, जब उनका राष्ट्रपति कह रहा है इस्तीफा नहीं मिला है, तो फिर हम क्यों माने कि ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, हमारे लिए तो सूट ये सबसे अच्छी यही सूट करती है। खैर, अभी क्या हो रहा है कि बांग्लादेश की सरकार इनको लेकर बांग्लादेश में सजा देने के लिए या मुकदमा चलाने के लिए प्रत्यार्पण की या एक्सट्रेडिशन की मांग कर रहा है। बांग्लादेश और भारत के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है 2013 की, उसके अनुरूप ये बात अभी बांग्लादेश का जो फॉरेन एडवाइज़र है, जिसे आप उसे डिफैक्टो विदेश मंत्री भी कह सकते हैं, उनके द्वारा जो है ये कहा गया है कि उन्होंने राजनयिक चैनल से भारत से मांग की है कि अपदस्थ शेख हसीना को बांग्लादेश सौंपा जाए, बांग्लादेश वापस भेजा जाए, ताकि वो कानून के अनुसार उनके खिलाफ जो है मुकदमा का वो अपनी कार्रवाई चालू कर सके। इसको लेकर एक पूरा मुद्दा है कि आखिर भारत क्या कर सकता है, क्योंकि देखा जाए तो शेख हसीना भारत के लिए हमेशा से ही बेहतर सहयोगी रही हैं, सहयोग करती रही हैं, और भारत बांग्लादेश का संबंध शेख हसीना के दौर में सबसे अच्छा रहा है और उनके हटने के बाद सबसे खराब दौर में अभी पहुंच गया है, और कई सारी चुनौतियां हमारे लिए उत्पन्न हैं। ऐसे में दो तरह के विकल्प हैं कि भारत दे दे या भारत न दे, और भारत नहीं देगा ये तो पक्का है, क्योंकि अंततः निर्णय तो राजनीतिक होता है, और नहीं देगा तो क्या उसके पास रास्ते हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी या प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अधीन। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 23 दिसंबर को घोषणा की कि उसने भारत को एक राजनयिक नोट भेजा है, जिसमें अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका वापस भेजने का अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में निर्वासन कर रही हैं, जब छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच उन्होंने देश छोड़ दिया था। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं कि कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार है। बांग्लादेश की सरकार तो चलो राष्ट्रपति यही है, तो आप उसे मान सकते हैं कि बांग्लादेश की सरकार है, लेकिन जो बांग्लादेश की अभी सलाहकार लोग काम कर रहे हैं, क्या उसको कुछ भी जनता का मैंडेट है? क्या कोई चुनाव जीता है? किसी संविधान के तहत वो व्यवस्था यही है? ऐसा नहीं है। कई लोग तो उसके एग्जिस्टेंस पे ही प्रश्न उठाते हैं, इसमें से शेख हसीना भी हैं, और देखा जाए तो भारत सरकार भी कुछ
कहती तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ उसका जो है यही मंतव्य रहा है। जब क्या कहते हैं कि जब मोहम्मद यूनिस चीफ एडवाइजर बने थे तो प्रधानमंत्री का उनको जो उनके लिए जो स्टेटमेंट था, बधाई तो नहीं था, जो उनके लिए स्टेटमेंट था वो कुछ इसी तरह की बात करता है। तो खैर वो दूसरा मुद्दा है। यहाँ पे यह है कि बांग्लादेश की सरकार द्वारा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे, कि उनके एक्स्ट्राडिशन के लिए मांग की गई है कि उनके द्वारा जो है अगस्त में जब उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो उनके द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की गई है, फोर्सेस प्रयोग किया गया है, वो जेनोसाइड और मर्डर और बहुत सारे मामले को लेकर उन पर कार्रवाई शुरू की गई है। ठीक है। और ये जो कार्रवाई कर रहा है, जो मामला न्यायालय में बांग्लादेश की वर्तमान सरकार लाई है, वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश। अब देखिए, कई बार समय का भी पहिया बड़ा अजीब होता है। ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जिसके ज़रिए इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, यह 1971 में जब बांग्लादेश बन रहा था, या बांग्लादेश के निर्माण के पहले जब पाकिस्तान की आर्मी या रजाकारों की, वहाँ के लोगों द्वारा जो वार क्राइम किए गए थे, जो जिनोसाइड किया गया था, उसको सज़ा देने के लिए 1973 में मुजीबुर रहमान के समय में एक एक्ट बना था, वार क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट बना था, जिसके तहत वो वार क्राइम के रजाकारों या जो आर्मी के पूर्व लोग थे उनको सजा देने के लिए बना था। और इसके बाद एक्ट बना, लेकिन कभी वो ट्रिब्यूनल आया नहीं। 2 दिसंबर 2018 में जब वर्तमान यही से जो है शेख हसीना जी की अवामी लीग वहाँ पे 2/3 बहुमत से सत्ता में आती है, तो वह 2009 में ये ट्रिब्यूनल की गठन करती है, ये जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, जिस ट्रिब्यूनल ने आज उन्हें नोटिस दिया है, उनको वारंट जारी किया है, जिसके वारंट के आधार पे जो है बांग्लादेश सरकार भारत से इनकी एक्स्ट्राडिशन मांग रही है। तो ये समय का चक्र है। आइए देखते हैं ये ट्रिब्यूनल ने इन पे क्या आरोप लगाया है। देखिए, बांग्लादेश का यह अनुरोध अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, जो वहाँ पर ट्रिब्यूनल है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों, सैन्य और नागरिक अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ जो है अपराध और नरसंहार के आरोपों में गिरफ्तार करने के लिए जो है वारंट जारी करने के बाद आया है। अगर हम देखें कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध पर बांग्लादेश सरकार का क्या कहना है, तो विदेश मामलों के सलाहकार, या उनको कार्यकारी विदेश मंत्री कहते हैं, मंत्री जो है तौहीद हुसैन, उसका कहना है कि बांग्लादेश ने भारत सरकार को एक नोट, वर्बल या राजनयिक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया है कि वो देश चाहता है कि शेख हसीना न्यायिक कार्रवाई के लिए भारत आए। उसके कुछ दिन पहले, यानी कुछ दिन क्या मतलब कल ही जो है, बांग्लादेश के गृह सलाहकार जाहिर आलम ने कहा था कि उनके कार्यालय ने भारत से अब 10 प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए वहाँ के विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है, और उसका मानना है कि भारत के साथ हमारा प्रत्यर्पण संधि है तो बांग्लादेश जो भारत जो है शेख हसीना को हमको सौंप देगा। अब जिस प्रत्यर्पण संधि का हवाला देके ये किया जा रहा है, वो उसके पहले हम जरा से देख लेते हैं कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण की जो आईसीटी की भूमिका या इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो है वहाँ की भूमिका क्या है। भले ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, इसी शेख हसीना के सरकार द्वारा की गई थी। 1973 के वार क्राइम ट्रिब्यूनल के तहत जो है किया गया था। इसके जो है ये इंटरनेशनल कुछ भी नहीं है, ये वहाँ का खुद का एक ट्रिब्यूनल है जो 71 के युद्ध अपराधों और उसके बाद के युद्ध अपराधों के लिए ये किया गया है। इसके द्वारा जो है बड़े पैमाने पर जो छात्र आंदोलन हुआ था, जिसके बाद उनको शेख हसीना को अपदस्थ किया गया था, उसके खिलाफ जो है उसने जो है शेख हसीना और वरिष्ठ आवामी लीग के नेताओं और ऐसे करीब 45 अन्य लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया है अक्टूबर में। आईसीटी के संबंधित अधिकारियों ने 18 नवंबर तक न्यायाधिकरण ने कहा था कि वो उसको उपलब्ध कराए, जो कि वो संभव नहीं हो पाया है। और जो इस समय वहाँ की अंतरिम सरकार है, उसने आईसीटी के माध्यम से ही शेख हसीना के सरकार के खिलाफ जो है जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के लिए वो मामला ले गई थी। अब प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद उनके सहयोगियों के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं, उसमें हत्या है, यातना है, अपहरण है, नरसंहार है, मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध है, यानी वो अपराध है जिसमें उनको मौत की सजा भी हो सकती है अगर वो वहाँ पे जाती हैं। और इसमें ऐसे में इन आरोपों के कारण जो भारत बांग्लादेश की प्रत्यर्पण संधि है, उसके आधार पर इन्हें मंगाया जा रहा है बांग्लादेश कि वहाँ पे ये आरोपों का सामना करे। अब ये प्रश्न है कि बांग्लादेश का जो प्रत्यर्पण, भारत बांग्लादेश जो प्रत्यर्पण संधि है, उसके बारे में उसके क्या क्या प्रावधान है, उनको हम जरा समझते हैं। देखिए, 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि या
एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का हुआ। प्रत्यर्पण मतलब ये होता है कि दो देश में एक दूसरे के, अगर कोई ऑफेंडर है, जैसे कोई भारत का ऑफेंडर है वो बांग्लादेश में है या किसी और देश में है, अगर हमारे पास एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी रहती है तो वो देश हमें उस व्यक्ति को सौंप देता है। संधि के तहत बाध्यता रहती है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत। अगर आप उस संधि को नहीं मानते हैं तो फिर आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया जा सकता है। खैर, जो संधियां बनती हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बनती है, उसमें कई सारे ऐसे क्लाज रहते हैं जिसको वो बचाया जा सकता है। तो खैर, पहले देखते हैं कि ये ट्रीटी 2013 में लाई गई थी कि उस समय आतंकवाद और सीमा पार उग्रवाद जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट में या बांग्लादेश में भी जो मामला था उसको दूर किया जाए। क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के कई सारे उग्रवादी संगठन, आतंकवादी संगठन जो है कुछ भी करके वो बांग्लादेश भाग जाते थे या बांग्लादेश के लोग जो है भारत में आके शरण ले लेते थे, जिसके कारण उन पर मुकदमा चलाना मुश्किल हो जा रहा था उस राज्य के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर। तो उसको लेकर ये किया गया था और 2016 में इसमें और संशोधन करके इसे और सरल बना दिया गया। देखिए, ये संशोधन भी अवामी लीग की जो है शासनकाल में हुआ था और ये संशोधन इनके लिए थोड़ा सा मुसीबत हो रहा है। उसमें संशोधन करके ये कह दिया गया कि अगर केवल किसी पहले कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई डेजिग्नेटेड कोर्ट या न्यायालय जो इसके लिए सक्षम है, अगर उसके द्वारा कोई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है तो वो पर्याप्त ग्राउंड बन जाता है उनको वापस भेजने को लेकर। और इस संधि ने भारत और बांग्लादेश में कई सारे हाई प्रोफाइल अपराधियों को एक्स्ट्राडिट करने में मदद की है। शेख मुजीबुर रहमान के 2 हत्यारे जो भारत में बंद थे उनको वहाँ पे 2020 में हस्तांतरित किया गया कि वहाँ पे उनको मृत्युदंड दिया जा सके। भारत में भी उल्फा का जो महासचिव था अनूप चेतिया, वो 18 साल बाद वहाँ जेलों में बंद था, उसको यहाँ पे लाया जा सका है। तो ये कुछ सफल इसके उदाहरण रहे हैं और जब तक शेख हसीना थी तब तक थी। लेकिन अब ये है कि अब अगर अब के सरकार के साथ वहाँ पे, तो देखिए एक चीज़ बताएं, जो सरकार खुद ही इलिजिटिमेट है या शेख हसीना के पहले की सरकारें थी, उनका भारत को लेकर जो है बहुत अच्छा रुख नहीं है, क्योंकि इसको आपको बांग्लादेश के जन्म के उसमें लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि जब जन्म हुआ था, मुजीबुर रहमान सत्ता में आए थे या उसके बाद भी सत्ता में आए थे, तो भले 50 वो बहुमत से जीते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान यानी जो कट्टरपंथी तत्व है वो पाकिस्तान का समर्थक है। आज वो सारी चीज़ें दिख भी रही है, जमात और बीएनपी जो वहाँ की पाकिस्तान समर्थक दिख रही है, कट्टरपंथी समर्थक दिख रही है, और वो भारत के बिल्कुल ही विरोधी है। तो तकनीकी पहलू और वो पहलू भी हम आपको बता दें, ठीक है। इस प्रत्यर्पण संधि में यह प्रावधान है कि व्यक्तियों को कम से कम 1 वर्ष की सजा वाले अपराध हो तभी प्रत्यर्पण किया जा सकता है, और यह भी साथ है कि दोहरी आपराधिकता हो, यानी वो अपराध जो एक देश में हो वो दूसरे देश में भी उसे अपराध माना जाए। ऐसा नहीं कि कोई अपराध सिर्फ उस देश में हो रहा, हमारे देश में नहीं हो रहा तो नहीं माना जाएगा। आमतौर पर प्रत्यर्पण संधि में ये शर्तें रहती हैं। 2016 में संशोधन किया गया। एक प्रमुख विशेषता, अभियुक्त के खिलाफ ठोस सबूत देने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। अब केवल अनुरोध करने वाले देश के सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट भी प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने के लिए हो सकता है। तो अब जो वारंट जारी किया गया है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा बांग्लादेश, भारत सरकार चाहे तो उसके आधार पर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर सकती है इस संधि के तहत। लेकिन क्या भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है? अगर हम इसके प्रावधानों को देखें तो दो प्रावधान हैं। जैसे संधि 10 में आर्टिकल अनुच्छेद 10 में आसान कर दिया गया है कि उनको देना ही है सिर्फ वारंट पे। उसी तरह से 2 प्रावधान हैं जो इसके आधार पे भारत रोक सकता है। एक है आर्टिकल 6 जो कहता है कि राजनीतिक प्रकृति के अपराधों पर मनाही हो सकती है, ठीक है। यानी अगर कोई अपराध राजनीतिक प्रकृति का है कि वो पॉलिटिकल मामला है तो उस पर हम रोक सकते हैं। लेकिन इसमें भी कई सारी चीज़ों को परिभाषित है, बहुत ही नैरो परिभाषा राजनीतिक अपराधों की गई है, जिसमें हत्या, आतंकवाद से संबंधित अपराध और अपहरण जैसे अपराधों को स्पष्ट रूप से राजनीतिक अपराध के श्रेणी से बाहर किया गया है। और जिस तरह से अपराध उन पर लगा है, आरोप उन पर लगा है शेख हसीना पे, वो इस प्रकृति के जरिए तो भारत नहीं बचा सकता है। फिर कैसे? एक है इसी का अनुच्छेद जो है 8 कि जो आरोप हो वो न्याय के लिए सद्भावनापूर्ण हो और मिलिट्री कोर्ट का न हो। तो मिलिट्री कोर्ट का तो मामला नहीं है, लेकिन न्याय के पूर्ण जो सद्भावना है
देखिए ये एक है कि वो 8 इनकार करने के लिए एक आधार देता है कि न्याय के हित में सद्भावना से नहीं लगाया गया है, यानी वो किसी को न्याय देना न हो बल्कि बदले में की हुई कार्रवाई हो, उसके आधार पे भारत इस पर या कोई भी देश एक दूसरे से रोक लगा सकता है। अब ये वो चीज है जो भारत को मदद कर सकती है, क्योंकि आराम से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जो आरोप है उसमें सद्भावना की कमी है और बांग्लादेश पर लौटने के बाद उनका राजनीतिक उत्पीड़न होगा, अनुचित मुकदमा चला जा सकता है जो न्याय के अनुरूप नहीं है। तो ऐसे में इसके जरिए बचा जा सकता है। लेकिन जैसे एक इसी न्यूज में एक राह के अधिकारी कहना कि ऐसा नहीं है, प्रत्यर्पण का मुद्दा हमेशा राजनीतिक होता है। राजनीतिक फैसला लेना है कि हमें प्रत्यर्पण करना है और नहीं करना है। जहां तक इसकी बात है कि प्रत्यर्पण नहीं करने का भारत बांग्लादेश के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अभी कौन सा बहुत अच्छा संबंध है ना, अभी कौन सा बहुत अच्छा संबंध है। और दूसरे कई सारे प्रत्यर्पण संधि के मुकदमे लटकने के बावजूद भी देशों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते हैं। उदाहरण के रूप में भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारा भारत का संबंध जो है आसमान से, यानी वो कहते हैं कि अंतरिक्ष से ऊंचा पाताल से गहरा है और इतना महत्वपूर्ण संबंध है। और कई सारे हमारे जो हमारे यहाँ पे आतंकवाद के दोषी लोग हैं उनको वो एक्सट्रेडिशन नहीं कर रहे हैं और फिर भी हमारे उनके संबंध चल रहे हैं। भारत को लेकर भी ऐसे कैसे चल सकता है। तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर, इसमें डिप्लोमेटिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा है। बाकी अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी को, यानी जो वहाँ पे जो सरकार है वो अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी, मतलब जो कट्टरपंथी ताकत है या जो अवामी लीग के प्रति गुस्सा है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं इसके जरिए जो है वो अपना फेस सेविंग कर रहा है कि भाई क्या करें, हमारे पास, हम तो भारत को कह दिए हैं। और भारत के पास उनका जो कट्टरपंथी ताकत है वह पहले से ही भारत के विरोधी है, तो और भी विरोधी हो जाए कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। आइए दूसरा मुद्दा देखते हैं। दूसरा मुद्दा है, ये इंडियन एक्सप्रेस में लेख है, ओपेड है, प्रोफेसर अशोक गुलाटी हैं उनका है। और इसमें इन्होंने कहा है कि बजट, आगामी बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या होना चाहिए। देखिए बजट जब तैयार होता है तो वित्त मंत्री बहुत सारे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न स्टेक होल्डर से चर्चा करती हैं। कृषि क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे अर्थव्यवस्था का जो 4 पिलर बताया गया है उसमें किसान पहला पिलर है। तो ऐसे में कृषि क्षेत्र के लिए क्या होना चाहिए, इसको लेकर इन्होंने कई सारे उपाय बताए हैं कि कृषि को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें करनी चाहिए जो कृषि में उत्पादकता बढ़ाए, किसानों की आय बढ़ाए और जो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है उसको कम कर सके। न कि जो अभी नीतियां चल रही हैं जिसके तहत पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है और किसानों को भी नुकसान हो रहा है, उसको बदलने की ज़रूरत है। और कृषि क्षेत्र में हमें मजबूत या रिसाइलेंट मूल्य श्रृंखला या वैल्यू चेन हमें आगे बनाने की ज़रूरत है। तो उस पर बजट में बल देने के लिए इन्होंने प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने कहा है और उस पर तर्क दिया है, उसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चर्चा में क्यों है, तो देखिए बजट पूर्व परामर्श में कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए संभावित सुझाव क्या हो सकते हैं इसका है। तो इसमें गुलाटी जी कहते हैं कि उसे कृषि को, जो भी नीतियां सरकार की हो या बजटीय आवंटन हो, वह कृषि को अधिक उत्पादक बनाए, यानी कृषि में उत्पादकता ज़्यादा हो, बिल्कुल ज़रूरी है। 140 करोड़ की है और 2050 तक हम 167 करोड़ हम आबादी हो जाएंगे और हमें अपनी आबादी को तो खिलाना है, दुनिया के भी आबादी को खिलाने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और ये जो उत्पादक भी हो, अधिक प्रतिस्पर्धी हो, यानी कि वो कम्पिटिटिवनेस आए, प्रतिस्पर्धी आए तो उसमें गुणवत्ता बढ़ती है। किसानों के लिए लाभकारी हो, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही साथ धरती या पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी अनुकूल हो, ये हमें काम करना पड़ेगा। ये हम अपने कृषि से चाहिए, केवल एक पहलू नहीं। जैसे अभी देखिए कुछ दिन पहले हमने आपको स्टैंडिंग कमेटी थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी चरणजीत चन्नी सिंह की अध्यक्षता वाली कृषि पर, उसने कई सारे सुझाव दिए थे, जिसमें से ज़्यादातर सुझाव वही है जो किसान मांग कर रहे हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दो, ऋण की गारंटी दे दो, ऋण की माफ़ी कर दो, पराली जलाने के लिए सुझाव दे दो, ये सारी चीज़ें हैं। और उसमें आप उनको जो किसानों के सामने समस्याएँ हैं उसके लिए जो वो दीर्घकालिक सुझाव किसान मांग रहे हैं वो है। इनमें मैं ये बता रहा हूँ कि किसानों को जो लंबे समय तक लाभ दे सकते हैं उसको इन्होंने पहलू रखा है। तो आप इसको समझिएगा कि ये वो है जो किसानों को दीर्घकाल तक बनाएगा। भाई किसी को अधिक उत्पादक बनाए हुए आपका काम नहीं चलने वाला है और प्रतिस्पर्धी बनाना होगा, क्योंकि कभी आप किसी भी चीज़ को, अगर आप किसी को उसके प्रतिस्पर्धा से दूर रखते हैं
तो वो व्यक्ति कमजोर होता जा रहा है। हम कृषि और किसानों को अगर प्रतिस्पर्धा से दूर रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे तो वो कमजोर होता जाएगा। इस पे हम उदाहरण बताएंगे जब हम इस मामले को आएंगे। किसानों के लिए लाभकारी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवस्था, अगर आर्थिक क्रियाएं अगर उसके उत्पादक के लिए लाभकारी नहीं है तो वो सस्टेनेबल नहीं हो सकती है। और वो प्रकृति के संसाधनों के साथ भी जो है, या प्रकृति और धरती, अल्टीमेट जो भी आप उत्पादक कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के लिए अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लेकर इन्होंने कहा है कि पहला कहा है कि कृषि अनुसंधान और विकास के लिए अधिक संसाधन देने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि भारत में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो कृषि के लिए जो है, हमारी जो उत्पादन प्रणाली है उसको लेकर चुनौतियां उत्पन्न हो रहा है। ये तर्क देते हैं कि वर्ष 1951 से लेकर तुलना करें तो आज औसत तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई है। भारत को लेकर कह रहे हैं कि 1951 से लेकर अभी तक औसत तापमान भारत में 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। जबकि वर्षा, जुलाई जो मानसूनी वर्षा है जुलाई से सितंबर के दौरान, उसमें 6% की गिरावट आ गई है। तापमान बढ़ गया है, गिरावट आ गई है, तो इससे क्या होगा, हमारी कृषि उत्पादकता के लिए जोखिम पैदा हो गया। कम ज्यादा तो चलो छोड़ दो, इससे रिस्क फैक्टर बढ़ गया है तापमान बढ़ने से और वर्षा को कम होने से। ऐसे में हमें जरूरत क्या है कि हमें जलवायु लचीली कृषि, क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमें जरूरत है। और क्लाइमेट रिसाइलेंस के लिए या जलवायु लचीली कृषि के लिए जरूरत है कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र के अनुसंधान विकास का जो आंकड़ा है वो बताता है कि जैसे आप कोई खर्च करते हो तो वो आपको कुछ रिटर्न देता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र के अनुसंधान और विकास में अगर आप 1 रुपए खर्च करते हो तो ये आपको 17 रुपए का रिटर्न आपको मिलता है। ओवरऑल इकोनॉमी को 17 रुपए का रिजल्ट मिलता है। अभी ये कह रहे हैं कि जो कृषि जीडीपी का रिसर्च पे खर्च है वो कृषि जीडीपी का 0.5% है। ओवरऑल जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, कृषि जीडीपी के जो है ओवरऑल कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 0.5% ही हम अनुसंधान पे कम कर रहे हैं, 0.5% से भी कम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इसे कम से कम दोगुना करने की जरूरत है कि जो कृषि जीडीपी है उसका 1% तो किया ही जा सके, जिससे कृषि क्षेत्र में क्वांटम जंप आपको मिलेगा। जैसे मैंने बताया ना कि 1 रुपया 17 रुपए का अंतर देता है अगर आप अनुसंधान और विकास में, रिसर्च और डेवलपमेंट में आप अगर पैसा खर्च करेंगे। तो पहला तो इन्होंने ये बताया। एक दूसरा इन्होंने बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता के लिए उर्वरक सब्सिडी का समायोजन करना पड़ेगा। देखिए, आपको कृषि की उत्पादकता बढ़ाना है तो उसमें उसका जो इनपुट है वो महत्वपूर्ण होता है और उर्वरक एक महत्वपूर्ण इनपुट होता है। लेकिन ज्यादा इनपुट के साथ साथ जो मिट्टी है अगर वो गुणवत्तापूर्ण है तभी आप उससे ज्यादा लाभ ले सकते हैं। अगर मिट्टी की गुणवत्ता नुकसानदायक हो गई तो वो कृषि के लिए और ओवरऑल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती है। ऐसे में ये कह रहे हैं कि खेती के तौर तरीके में बदलाव करना होगा, क्योंकि मिट्टी में पर्याप्त कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन की मटेरियल होना जरूरी है। अभी सरकार प्राकृतिक खेती मिशन, ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया है, बड़ी अच्छी बात है, वो मिट्टी की गुणवत्ता को, हेल्थ को बढ़ाएगा। लेकिन इनका कहना है कि वो हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 2050 तक हम 1.67 अरब हमारी हो जाएगी, यानी 167 करोड़ की आबादी हो जाएगी और सिर्फ जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से वो पूर्ति नहीं हो सकती है। अभी जब हमने कहा कि सिर्फ इतना नहीं, हमें दुनिया का भी करना पड़ेगा। आज की स्थिति यह है कि दुनिया के किसी भी देश में अगर कहीं कोई फूड की क्राइसिस होती है तो वो भारत की तरफ मुंह ताकता है और ज्यादा खराब शब्दों में कहे तो कटोरा लेके हमारे सामने आ जा रहा है। खैर, कभी हमारी भी ऐसी स्थिति थी, इसलिए कटोरा का तो लोग जो कहते हैं वो नहीं कहना है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं ये जो खाद्य सुरक्षा है न केवल भारत का वरन दुनिया के देशों में जो खाद्यान्न सुरक्षा कराना है और खासतौर से ग्लोबल साउथ का, वो भी भारत की जिम्मेदारी है। और ये भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, हमारे किसानों के लिए भी दे रहा है और सरकार के स्ट्रेटेजिक पहलू को भी दे रहा है। अभी एक छोटा सा उदाहरण देखिए। अभी मैंने जैसे पढ़ाया कि भारत बांग्लादेश की संबंध ऑल टाइम लो है, सब कुछ है, क्या क्या बातें कर रहे हैं। भारत ने सिर्फ थोड़ा सा चूड़ी टाइट कर दिया। क्या चूड़ी टाइट कर दिया? जो चावल जा रहा था, जो आलू जा रहा था, जो प्याज जा रहा था, उसको हमने
थोड़ा सा हाल्ट कर दिया, धीरे कर दिया। बांग्लादेशी लोग सोना बेच के आलू प्याज और चावल खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बताती है कि दुनिया के और भी बहुत सारे देशों के मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए है। तो इतने के लिए आप सिर्फ प्राकृतिक तरीके से नहीं हो सकते हैं, ये इनका कहना है। इनका कहना है कि हमें मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, चाहे वो जैविक मटेरियल के द्वारा हो या केमिकल मटेरियल के जो है संतुलित जो है प्रयोग के द्वारा हो। जैसे उर्वरकों की सही मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश जैसे और साथ ही साथ इसमें आयरन, जिंक, बोरान आदि सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर संतुलित प्रयोग करें तो भी मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है। सरकार इसके लिए पहल भी कर रही है, लेकिन वो बहुत फायदेमंद नहीं हो रहा। क्यों? उसके लिए कह रहे हैं कि जो वर्तमान में उर्वरक सब्सिडी नीति है सरकार की, वह सबसे ज्यादा दोषी है। क्यों? किसान जब इनपुट लेने जाता है, इनपुट डालने जाता है, तो जो चीजें उसे सस्ती मिलती है वो उसे ज्यादा डाल लेता है भाई। और चीजों के अपेक्षा यूरिया उसे सबसे सस्ती, बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज है। तो ऐसे में इन सारे पहलुओं के संतुलन उन्तुलन वो छोड़ देता है, वो अपना बजट देखता है और वह क्या करता है, उसी यूरिया को बेतहाशा प्रयोग किया जा रहा है। सरकार द्वारा लिक्विड यूरिया अन्य पहलू की पहल की गई है, लेकिन वो इतना ठीक ठाक नहीं हो रहा है। ऐसे में ये सुझाव देते हैं कि हमें जो सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी किसानों को दे रहे हैं, उसको प्रति हेक्टेयर वाइज किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में कर देना चाहिए। और हमें उर्वरक से सब्सिडी को, जो हम उपभोक्ताओं को जो जानबूझ के उसकी कीमत कम कर रहे हैं, उसको कम करें। अब यह है कि किसानों को कितना सब्सिडी जा रहा है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि हमारे पास डेटा बहुत है। हमारे पास जो है मृदा उर्वरक बिक्री हो रही है, हमें पता है कि हम कितना उर्वरक बिक्री कर रहे हैं। मृदा हेल्थ कार्ड सरकार ने बना चुका है, पीएम किसान आदि पर पर्याप्त डेटा है, जिसके इस्तेमाल से हम किसानों की पहचान कर सकते हैं, कि एवरेज लगा सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर वाइज कितना जो है फूड सब्सिडी किसानों को खाद पे या उर्वरक पर कोशिश की जा रही, उतना किसान के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो। और बाकी जो यूरिया की फ्री है उसको दूर कर दो, जिससे किसान के पास जब पैसा होगा तो फिर उसको कीमत ही चुकानी है, तो फिर वो संतुलित चीजों पर वो मिट्टी में प्रयोग करेगा, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी और उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी हो सकता है। इससे उत्पादकता के साथ साथ हम अपनी प्रकृति और मिट्टी का भी ध्यान रखने में सक्षम हो पाएंगे। अगला ये बता रहे हैं कि हमें कृषि जो है हमारा सिर्फ उत्पादन ही नहीं है, ये उत्पादन के साथ साथ बहुत कुछ है। ये इसमें विपणन भी है, उपभोग भी है, खाद्य प्रणाली के रूप में, फूड सप्लाई चेन के रूप में भी इसे देखा जाता है। कह रहे हैं कि हमें दूध की तरह खाद्य वस्तुओं का, हमें या कृषि वस्तुओं को भी का मजबूत वैल्यू श्रृंखला करनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले हमने आपको पढ़ाया था, शायद अगर लगातार आप बने हो तो याद भी आ जाएगा, नहीं तो पीछे जाके देख लीजिएगा। आरबीआई ने जो खुदरा मुद्रास्फीति में जो खाद्यान्न के समय जो खाद्य मुद्रास्फीति होती है, खासतौर से टमाटो, ओनियन और पोटैटो की कीमतों में वृद्धि होती है, उसको लेकर एक समिति बनाई थी कि इसको अध्ययन करो कि क्या समस्या है। तो उस अध्ययन में पता चला कि किसान जो है, जो अपनी भी फसल उपजाता है और उपभोक्ता जिसकी कीमत चुकाता है, तो अगर कोई उपभोक्ता 1 रुपये किसी दूध का चुका रहा है तो उसका 70 से 80 पैसा किसान के खाते में जा रहा है। यानी 1 रुपया अगर किसान दूध पर खर्च कर रहा है, सपोज दैट 100 रुपए कर रहा है किसान 1 लीटर दूध के लिए या 2 लीटर दूध के लिए, जो भी कीमत दे रहा है, अगर 100 रुपया किसान दूध का खरीद रहा है तो उसका 75 से 80% जो है उपभोक्ता यानी किसान के पास जा रहा, बाकी जो है बीच के लोग ले रहे हैं। अब आइए, अब जब आते हैं गेहूं, चावल और अनाज पे, चना दाल पे, तो ये मात्रा घट के जब 100 रुपया किसान चुका रहा है अनाज के लिए, तो ये करीब 40 रुपया ही किसान के पास जा रहा है। बाकी 60 रुपया जो है चला जा रहा है बिचौलियों के पास। बिचौलियों में मतलब मार्केट और पहलू के रूप में। और जब और नीचे आते हैं जिसमें सब्जियां और फल है, तो ये 30% 31% के आसपास हो जाता है। यानी 100 रुपए अगर किसान उपभोक्ता चुका रहा है तो उसका 30-35 रुपए ही किसान को मिल रहा है, बाकी खुदरा और थोक व्यापारियों के रूप में बिचौलियों को चला जा रहा है। ये कह रहे हैं कि जब हम दूध के लिए वैल्यू चेन मजबूत कर सकते हैं, ठीक है, और ये खाद्य और कह रहे हैं कि जैसे देखिए दूध की तरह हम कृषि वस्तुओं की मूल श्रृंखला बनाना पड़ेगा, जहां किसानों को उपभोक्ता का 75 से 80%। आज हम कह रहे हो कि सब्सिडी दो, ये दो, वो दो। किसान हमारा अगर 100 रुपया उपभोक्ता चुका रहा है तो उसका 35 रुपया ही पा रहा है।
अगर ये दूध की तरह हो जाएगा तो उसकी आय तो वैसे ही दूनी हो जाएगी कुछ नहीं करते हुए, लेकिन उसमें कई सारी चुनौतियों की बात लोग कहते हैं। ये कह रहे हैं कि जब हम दूध को देखा जाए तो इसका ओवरऑल जो मूल्य होता है मार्केट वैल्यूज, वो जितना भी हम किसी उत्पाद करते हैं, चावल, दाल, गेहूं, गन्ना, उन सबको मिला लो, उससे ज्यादा मूल्य का उत्पादन केवल दुग्ध उत्पाद है। और इसका उत्पादन करने वाले जो किसान हैं वो भी बड़े छोटे हैं, ऐसा नहीं कि बड़े पैमाने पे करते हैं, कोई एवरेज 3-4 मवेशी आता है। साथ ही साथ दूध से ज्यादा तो जल्दी खराब होने वाला कोई और कृषि उत्पाद है ही नहीं है। दूध तो अगर बिना गर्म किए रखो तो 4 घंटे में फट जाए गर्मियों में। तो ऐसे उपज का, इतने बड़े पैमाने पर उपज का और इतने छोटे स्तर पर उपज उत्पादन होने वाले कृषि उपज का अगर हम वैल्यू चेन बेहतर करके उत्पादकों को 75 से 80% दे पा रहे हैं, तो क्या कारण है कि बाकी सारी कृषि चीजों को हम नहीं दे पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें इसमें दूध क्षेत्र में जैसी क्रांति श्वेत ऑपरेशन फ्लड आया था, हमें देखिए उस कह रहे हैं कि 200 मिलियन टन दूध का उत्पादन हो रहा है और हमारे बाद अमेरिका है जो 119 टन है, यानी हम उसका लगभग दूना उत्पादन कर रहे हैं दूध के मामले में। ये काम कह रहे हैं कि अब हमें कृषि क्षेत्र में कृषि उपज के लिए करना है, और चलो अनाज आदि तो चलते रहो, हमें करना है फलों और सब्जियों का, जो बहुत तेजी से किसानों की आय बढ़ा सकती है। सरकार ने कह रहे हैं कि ऑपरेशन ग्रीन चलाया है, कुछ छोटे कदम चलाया है जिसके तहत वो टमाटर, आलू, प्याज वाले जो है ना उसके लिए प्रहल कर रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि इसमें सरकार को जैसे चाहिए एक वर्गीज कुरियन और एक जैसे एनडीडीबी थी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और उसके अध्यक्ष वर्गीज कुरियन, ऐसी कोई संस्था चाहिए और ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो इस क्षेत्र में भी अन्य फसलों को लेकर खासतौर से फलों और सब्जियों में भी वैल्यू चेन को बेहतर बना सके, ताकि जो अभी उपभोक्ता के 100 रुपए में से जो 35 रुपए केवल किसानों के पास जा रहा है, कम से कम 75 से 80 जाए, यानी जितना जा रहा उसका दूना होगा। ये किसानों के लिए बेहतर उपलब्ध हो सकता है। इसको लेकर ये कह रहे हैं कि इसके लिए जरूरी है कि किसानों की जो वर्तमान प्रणाली है सहयोग की, वो दोषपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि अभी हम क्या करते हैं, प्याज की कीमतें बढ़ी, प्याज के निर्यात पर रोक लगा दो, क्या कर दो, गेहूं और चीनी के निर्यात पर रोक लगा दो, चावल की कीमतें बढ़ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, चावल के निर्यात पर रोक लगा दो, और फिर क्या करें कि घरेलू बाजार में क्या हो रहा है कि एफसीआई फसलें खरीद रहा है और उसको सस्ते दाम पे मार्केट में डंप कर रहा है। ये उदाहरण देते हैं कि इससे बड़ा डंपिंग का उदाहरण हमें नहीं होता। डंपिंग का उदाहरण ये होता है कि कोई चीज सस्ते में महंगी में खरीद के सस्ते में किसी दूसरे मार्केट में डंप करो। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकारें, यही नहीं पहले से चले आ रही, हमारी सरकारें भारतीय बाजार में, कृषि बाजारों में डंपिंग कर रही हैं खुद ही। कैसे कर रहे हैं, कह रहे हैं एफसीआई 39 रुपए किलो उसका खर्च, खरीदने का खर्च आता है किसका, चावल का, और बेच कितने में रहा मार्केट में, 29 रुपए। तो 10 रुपए कौन नुकसान उठा रहा है, सरकार उठा रहा है। लाभ किसे मिल रहा है, उपभोक्ता को मिल रहा है। किसान को क्या लाभ मिल रहा है, किसान तो वही 20-22 रुपए किलो बेच रहा है। ये कह रहे हैं कि इस अगर 29 रुपए किलो अगर इसमें आएगा तो 39 रुपए किलो का अगर वो 39 में ही बेचे तो किसान का जो मार्केट है वैल्यू बढ़ेगी, तो और किसान जो एफसीआई को नहीं बेच पा रहे हैं उनको भी ज्यादा कीमत मिल जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि हमें इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये किसान विरोधी है। सरकार खुद ही डंप करके किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलने दे रही है, और यह केवल जो भारत की खाद्य नीति है ना, जो उपभोक्ता समर्थक है, पहले हम थोड़े से, हमारे यहाँ पे किसान कृषि उपज उतनी ज्यादा नहीं रही थी, हमारे यहाँ पे बड़ी संख्या थी जिनको हमें खिलाना था, तो हमारी सोच वैसी हो गई है कि हम उपभोक्ता आधारित हो गए। कहने को तो हम कृषि की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी नीतियां क्या है, जैसे थोड़ी सी कीमतें बढ़ी तुरंत निर्यात रोक लगा दो कि भैया उपभोक्ताओं को कीमत कम उठाना पड़े। तो ये कह रहे हैं कि ये गलत है, और इसे कह रहे हैं कि ये कहीं नहीं किसानों पर अंतर्निहित कर लगाती है, जिसके कारण उर्वरक और ऋण माफी सहित जो अन्य सब्सिडी की मांग की जा रही है वो महत्वपूर्ण जो है बजटीय समर्थन बन जाता है। क्योंकि अंतर वाकई में देखा जाए तो सरकार कर ये कह रहे हैं कि कृषि सहयोग की वर्तमान प्रणाली किसानों को बड़ा नुकसान दे रहा है। उदाहरण देते हैं कि ओईसीडी समर्थक, ओईसीडी जो है बड़े महत्वपूर्ण आर्थिक देशों का समूह है, उनकी एक वो तुलना करते हैं कि किसानों के उत्पाद पर वो कितना समर्थन देते हैं। यानी पीएससी ये है कि सरकार की नीतियां जो कृषि उत्पादक हैं उनको कितना लाभ प्रदान करवा रही है सरकार के द्वारा,
उपभोक्ताओं के द्वारा या करों के द्वारा, किसी भी के जरिए हो, किसानों को सरकार की नीति से कितना लाभ मिल रहा है, इसके आधार पर ये आंकड़े कर रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है कि जब तुलनात्मक परिणाम करें, ये देखेंगे तो चौंक जाएंगे। चौंक क्या जाएंगे? 2023 को जो समाप्त हुई त्रैमासिक था, उसमें ओईसीडी देशों ने अपने कृषि उत्पाद के लिए, यानी जो कृषि को सकल सहयोग दिया, वो दिया पीएससी यानी 13.8%, यानी 14%। चीन ने भी दिया पीएससी 14%, और भारत का पीएससी नकारात्मक है, -15%। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार की जो नीतियां रही हैं, 39 रुपए की चीजें खरीद के 29 रुपए में डालने की, निर्यात की अंत थी, उसके कारण किसानों को जो मार्केट का या उपभोक्ताओं का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अभी भी जैसे बताया ना कि फलों सब्जियों में 100 रुपए उपभोक्ता चुका रहा है और किसान को 35-40 मिल रहा है, एक वो समस्या। दूसरे जो अनाज आदि है उसको भी सरकार डंपिंग के जरिए कर रहा है। तो कह रहे हैं इसमें समय संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि इस नकारात्मक परिणाम के कारण जो है बाजार का मूल्य नीचे जानबूझकर गिरा है उपभोक्ताओं के हितों को लेकर। तो ऐसे में कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ इन चीजों को कर लें, सोचिए कि ओवरऑल आप सब्सिडी दे रहे हो, उर्वरक सब्सिडी दे रहे हो, फूड सब्सिडी खरीद के दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, किसान उसी की मांग कर रहा है ऋण की, और देखा जाए तो ओवरऑल आपकी नीतियों के कारण किसान को लगभग 15% का नुकसान हो रहा है, और चीन को, अन्य देशों को 14% का प्रॉफिट हो रहा है किसान के मूल्य में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसको बंद करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं उसको देखिए। ओईसीडी के अनुसार कृषि वित्तीय सहायता या एग्रीकल्चर फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं, करदाताओं से कृषि को सकल हस्तांतरण होता है, कि कृषि से कोल की तरह कृषि उपभोक्ता से या करदाता से, यानी सरकार के बजट के द्वारा या कृषि के द्वारा कृषि समर्थन जो है कृषि उत्पादन को कितना इसमें मिलता है। इसमें अगर कुल समर्थन अनुपात हो तो वो कृषि क्षेत्र को दिए गए कुल समर्थन का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें उत्पादक को जो समर्थन दिया जाता है, उपभोक्ता का जो समर्थन होता है, सामान्य सेवा का समर्थन होता है। ठीक है, तो कुल मिला के कि अभी क्या दिख रहा है कि आपको राजस्व से समर्थन तो दिख रहा है, लेकिन जो उत्पादक उपभोक्ता का जो लाभ मिलता है उसको कीमतें कम होने के कारण जो नुकसान हो रहा है किसानों को, अगर वो ओवरऑल जोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं हमारा किसान नुकसान की स्थिति में है। और वो क्यों है? क्योंकि जो कहा तो गया है कि ये किसानों के लिए हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन वाकई में वो उपभोक्ताओं के हितों के लिए चला रहा है, जबकि हमारा उपभोक्ताएं भी अच्छा खासा उसकी कीमतें चुका रहा है। ठीक है, अनाज आदि छोड़ो, जो अन्य फसलें, अन्य चीजें हैं जिसकी उसकी कीमत चुका सकता है उसको तो चुकाने दो, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो जाने दो कीमतें, लेकिन वहां पे भी ये सारी चीजें होकर कहीं ना कहीं किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये इन्होंने कहा है कि ये सब चीजें करने की जरूरत है। चलिए आज के लिए इतना ही। इसको बढ़िया से समझिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।